हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज का टॉपिक है प्राचीन इतिहास से सिंधु घाटी सभ्यता, जिससे इंदुस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरे डिटेल देखेंगे। कौन, क्या, कैसे, समाधान, चुनौतियां से लेते हुए आर्थिक जीवन, सारा हम लोग डिटेल देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, यहाँ से ऐसे ही देख लेते हैं, सही रहेगा। भूमिका। वर्षों पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक एक गुप्तनाम सभ्यता थी, अर्थात लोगों की सभ्यता के बारे में अपरिचित थे। विद्वानों की धारणा थी सिकंदर के आक्रमण मतलब 326 आक्रमण के पूर्व भारत में कोई सभ्यता नहीं थी। 20वीं सदी के तृतीय दशक में पुरातात्विक शास्त्रियों दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों से पुरावस्तुएं प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व एक सभ्यता थी। आपको जानकर आश्चर्य है, जो अपने समकालीन सभ्यता में सबसे विकसित थी, सिंधु सभ्यता। गौरतलब है कि कालांतर में सर जॉन मार्शल और माधव स्वरूप वर्ष, केन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टेइन, अमलान घोष, जेपी जोशी आदि विद्वानों ने उत्खनन करके महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त की। खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया, अथवा इसके मुख्य स्थल हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। ठीक है, आगे बात। अगर इसके हम नामकरण की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। अंततः विद्वानों ने इस सभ्यता का नाम दिया, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया, क्योंकि ये क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं। पर बाद में रोपण और लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले, जो सिंधु सभ्यता और उसकी सहायक नदियों क्षेत्र से बाहर थे। अतः अंतः इतिहासकार ने इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम देना उचित मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार की बात करें तो देख सकते हैं मांडा। मांडा एक्चुअली जम्मू कश्मीर की उत्तर सीमा में स्थित है। उसके बाद है आलमगीरपुर, यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी सीमा में स्थित है। उसके बाद है दैमाबाद, महाराष्ट्र के दक्षिणी सीमा में। उसके बाद है सुतकागेडोर, यह बलूचिस्तान जो इस समय पाकिस्तान साथ युद्ध भी लड़ रहा है, पश्चिम सीमा में स्थित है।
सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन की थी, जिसका उद्भव ताम्रप्रसारण काल में भारत के पश्चिम क्षेत्र में हुआ था और इसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी था। ठीक है, नेक्स्ट, संध्य सभ्यता भौगोलिक विस्तार मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक तथा पश्चिम में सुतका-गेडोर से लेकर पूर्व आलमगीरपुर मेरठ तक फैला है। वह उत्तर से दक्षिण लगभग 1100 किमी तक, पूर्व से पश्चिम लगभग 1600 किमी तक फैली है। अभी तक उत्खनन अनुसंधान द्वारा करीब 2800 स्थल ज्ञात हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अपने त्रिभुजाकार स्वरूप में थी, जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किमी है। गौरतलब है कि सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 में संध्य सभ्यता का पता लगाया, जिसका सर्वप्रथम वर्णन उनके द्वारा 1842 में प्रकाशित पुस्तक में मिलता है। उसके बाद वर्ष 1921 में भारतीय पुरा सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने उत्खनन करके इसके प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया। सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज के कारण इनका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। ठीक है, सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में ही राखालदास बनर्जी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई। रेडियो कार्बन 14C जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। यह सभ्यता 4000 से 5000 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व के मध्य तक यह अपनी परिपक्व सभ्यता अवस्था में थी। नवीन शोध के अनुसार यह सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता निर्माताओं के निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत है। उत्खनन से प्राप्त कंकाल, सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इनके परीक्षण से यह निर्धारित हुआ है कि सिंधु सभ्यता ने 4 प्रजातियां निवास करती थी। फर्स्ट है भूमध्य सागरी प्रोटो, दूसरा है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, तीसरा है अल्पाइड या मंगोलाइड। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा भूमध्य सागरी प्रजाति के लोग रहते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय योजना, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जिसका ज्ञान इसके पुरातात्विक अवशेषों और अनुसंधानों से होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन जल निकासी प्रणाली था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। लगभग सभी नगर 2 भागों में विभक्त थे। प्रथम भाग
ऊंचे दुर्ग निर्मित थे, इसके शासक वर्ग निवास करते थे। ठीक, आगे बात करते हैं। अगर आगे देखें तो दूसरे भाग में नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं जो अपेक्षाकृत बड़े थे। आमतौर पर यह सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक थे। आश्चर्य होगा कि सड़कों के किनारे नालियां के ऊपर से ढकी होती थी। घरों व गंदा पानी इन्हें नालियों से होता हुआ नगर की मुख्य नाली में गिरता था। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा। मोहनजोदाड़ो या कालीबंगा के नगर योजना लगभग एक समान थी। कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर सभी में पकी हुई ईंटें का प्रयोग हुआ है। आमतौर पर प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई घर तथा एक स्नानागार होता था। अधिकांश घरों में कुएं के अवशेष भी मिले हैं। बड़े बड़े भवन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की विशेषता बतलाते हैं। आश्चर्य होगा, हड़प्पा कालीन नगरों के चारों ओर प्राचीन प्राचीर बनाकर किलेबंदी की गई, जिसका उद्देश्य नगर को चोर और लुटेरे और पशु दस्युओं से बचाना था। गौरतलब है कि मोहनजोदाड़ो का विश्वास स्नानागार संदेह सभ्यता अद्भुत निर्माण, जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। कह सकते हैं घरों के दरवाजे, खिड़कियां मुख्यतः सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलती थी, लेकिन लोथल इसका अपवाद है। इसके दरवाजे, खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलती थी। यद्यपि मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटें का प्रयोग होता था। आश्चर्य होगा कि लंबाई, चौड़ाई, मोटाई के अनुपात के आधार पर ईंटें ज्यादा प्रचलित थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। यह देखने का प्रयास करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता पहला नंबर है हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों को खोज सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा में की गई थी। हड़प्पा वर्तमान में रावी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट, स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा। आश्चर्य, यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग व्यापार, तकनीकी, उत्पाद, धर्म के कार्यों में संलग्न था। उन्होंने हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में एक विस्तृत साम्राज्य, जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। अगर नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर से एक दुर्ग का निर्माण किया गया, यह दुर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर 415 मीटर तक लंबी तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 195 मीटर चौड़ी, जिसे टीले पर यह दुर्ग बना है। कह सकते हैं उसे व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा प्रदान की। अब दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं। ठीक, दूसरा रहेगा, इस सिंधु भाषा के अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंधु पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सर्वप्रथम इसकी खोज रखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में की थी। मोहनजोदाड़ो के शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर
जनतंत्रात्मक थी। बृहद स्नानागार मोहनजोदाड़ो को सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल, इसके केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जलकुंड जलाशय बना। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो तांबे तथा टीन मिलकर हड़प्पावासी कांसे का निर्माण करते थे। मोहनजोदड़ो के कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति पाई गई जो द्रवी मोम विधि लॉस्ट वॉक्स मेथड से बनी थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब तीसरा है चंदूहदड़ो। यह सदैव नगर मोहनजोदाड़ो से 130 किमी दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। इसकी सर्वप्रथम खोज 1934 ईस्वी में एन गोपाल मजूमदार ने की थी। 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके द्वारा यहाँ खनन करवाया गया। ठीक है, चन्हूदड़ो एकमात्र स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। चंदूदड़ों में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला। चंदूदड़ों से पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति छूकर झांगर के अवशेष मिले। ठीक है, नेक्स्ट। ऐसा प्रतीत होता है कि यह औद्योगिक केंद्र जहां मणिकारी मुहर बनाने और भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था और नेस्टर मैके ने यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज की थी। ठीक है, अगला बात करते हैं। अगला है लोथल। लोथल के बारे में देखते हैं। लोथल यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में सरगवाला ग्राम के समीप दक्षिण में भगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम डॉक्टर एस राव 1955 में की थी। ठीक है, यह स्थल प्रमुख बंदरगाह जो पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लोथल में नगर दो भागों में न बढ़कर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित प्रमुख पुरातत्व स्थल है। यह स्नान अन्नागार और रक्षा प्राचीन के साक्ष्य मिले हैं। मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है जिसे नष्ट होने जाने का खतरा है। आगे बात करते हैं। आगे है कालीबंगा। कालीबंगा यह राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, घग्गर नदी के बाएं तट पर कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां कह सकते हैं। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। 1961 ईस्वी में बीबी लाल बी के थापर निर्देशन में व्यापक खुदाई की गई थी। यहाँ से जूते का साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटें द्वारा हुआ था। यहाँ से अलंकृत ईंटे का साक्ष्य मिला है। ठीक, कालीबंगा में शवों को अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियों
पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार से प्रमाण मिले। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे बनावली। बनावली हरियाणा के फतेहपुर जिले में स्थित पुरास्थल की खोज 1963 में R.S. बिष्ट ने की थी। इस स्थल में कालीबंगा की तरह हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृति के अवशेष मिले। यहाँ जल निकासी प्रणाली का अभाव था। यहाँ मिट्टी का बना हल मिला। बनावली से अधिक मात्रा में जौ मिले। ठीक, अब बात करेंगे हम धौलावीरा। धौलावीरा धौलावीरा यह गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका में स्थित है। इसकी खोज 1967 ईस्वी में J.P. जोशी ने की थी। यहाँ से प्राप्त होने वाली सिंधु लिपि 10 बड़े सिंधु से निर्मित शिलालेख महत्वपूर्ण उपलब्धि है। धौलावीरा निवासी जल संरक्षण की तकनीकी से परिचित थे। नगर 3 भागों में विभाजित था, दुर्गा भाग, मध्य नगर और निचला नगर। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम खेल का मैदान मिला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे संध्या स्थलों से प्राप्त अवशेष और वस्तुएं के किस स्थान से क्या क्या स्थल मिले हैं। चलिए देखते हैं भैया। हड़प्पा से देखते हैं हड़प्पा से क्या क्या मिला है। कब्रिस्तान के R37 समाधान पेटिका, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकाला हुआ पौधा, उर्वरा की देवी भी गाते हैं, गेहूं और जौ के दाने, अन्नागार, स्वाशिष्टक और चक्र के साच और सीपी का पैमाना इत्यादि मिले हैं। कहां से मिले हैं? हड़प्पा से। अब दूसरा है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से क्या चीज मिला है? आपको बताने में मजा आ रहा है। मोहनजोदड़ो से मोहनजोदड़ी सॉरी बृहद स्नानागार, माता देवी की मूर्ति, कासे की नर्तकी मूर्ति, राज मुद्राकक मुद्रा पर अंकित पशुनाथ की मूर्ति, सूती का कपड़ा, हाथी का कंकाल, खंड, गीली मिट्टी, दिए के साच, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, कुंभकारों 6 भट्ठे अवशेष, सा मिट्टी और तराजू, सबसे बड़ी ईंटी का साच मिला है। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे आपका है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो से अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंटे, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहिए वाली गाड़ी, अंकित हाथी, मन के आदि मिले हैं। कालीबंगा से आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं, जूते हुए खेत के साच, कांच और मिट्टी की चूड़ियां, सिलबट्टा, सूती के कपड़े की छाप, मणिकव, मिट्टी से मन के बेलनाकार मुहरे, मिट्टी के खिलौने तथा प्रतीकात्मक समाधि आदि। लोथल की बात करें, बंदरगाह, धान के चावल और बाजरे का साच, फारस के मुहर, 3 युगल समाधियां, धान की भूसी, मटका, उद्योग के साच, ताबे का कुत्ता, छोटा दिशा मापक यंत्र इत्यादि मिले हैं। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है सुरकोटदा। सुरकोटदा में घोड़े की अस्थियां, एक विशेष प्रकार कब्रागाह आदि मिले हैं। बनावली में
हल की आकृति की मिट्टी के खिलौने, जौ और तांबे के बाड़ाग्र आदि मिले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट, अब स्थल और नदियों के नाम, उत्खननकर्ता, वर्तमान स्थिति। हड़प्पा, हड़प्पा रावी नदी पर है। जो उत्खननकर्ता है दयाराम साहनी, जो 1926 और 27 के बीच में, और 1933 से 34 तक मधु स्वरूप वत्स के निर्देश में किया गया था। वर्तमान स्थिति है पाकिस्तान में है, पाकिस्तान। ठीक है, दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो, यह सिंधु नदी पर है। ठीक है, इसके खोज करता है राखाल दास बनर्जी। वर्तमान स्थिति है सिंधु प्रांत का लरकाना जिले पाकिस्तान में भी है। ठीक है, नेक्स्ट स्थल है, ये फर्स्ट है, दूसरा, तीसरा चंदुदड़ो, यह सिंधु नदी पर ही है। खोज करता है अर्नेस्ट मैके, सिंधु प्रांत पाकिस्तान में ही। ठीक है, नेक्स्ट, अगला है कालीबंगा। कालीबंगा यह घग्गर नदी पर है। खोज करता है बी आल लाल और बी के थापर। वर्तमान में राजस्थान हनुमानगढ़ जिला में। उसके बाद है कोट दीजी, यह सिंधु नदी पर है। जो फजल अहमद खान, पाकिस्तान सिंध प्रांत में है। रंगपुर भारदा नदी पर। खोज करता एस आर राव, गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। आगे देखते हैं, आगे है रोपड़। रोपड़ सतलज नदी पर है। खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा, वर्तमान में पंजाब का रोपड़ जिला में। ठीक है, लोथल है, लोथल भोगवा नदी पर है। खोज करता है एस आर राव, जो गुजरात का अहमदाबाद जिला। नेक्स्ट, आलमगीरपुर, यह हिंडन नदी पर है। खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला पर। ठीक है, उसके बाद है सुतवा कार्डिडोर दास। खोज आर एल स्टैन, पाकिस्तान के मकरान के समुद्र तट के किनारे स्थित। ठीक है, बनावली सरस्वती नदी पर है। आर्यस बिस्ट खोजकर्ता, और हरियाणा का फतेहाबाद जिला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है धौलावीरा, यह खोज करता है जेपी जोशी और आर एस बिस्ट, यह गुजरात के कच्छ जिला में। ठीक है, अब हम बात करेंगे हड़प्पा लिपि के बारे में। ये सब बात करने के बाद अब हड़प्पा लिपि के बारे में डिटेल देखते हैं। हड़प्पा लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह हैं, जो सेल खड़ी की आयताकार मुहरें, तांबे की गुटकाएं आदि मिलते हैं। इस लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 ईस्वी में मिला था और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आई थी, परंतु अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका। इस लिपि पेक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक थी, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को ब्रूस्टोबेडोन कहा गया, जो सबसे ज्यादा चित्र यू आकार और मछली से प्राप्त है। अब बात करेंगे सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी से प्राप्त अवशेषों के आधार पर उस काल के समाजी जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है कि समाज की इकाइयां परंपरागत तौर पर परिवार थे।
मातृ देवी की पूजा तथा मोहरे अंकित चित्र से पता चलता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मात्र सत्तात्मक था। समाज विद्वान और पुरोहितों, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक वर्ग की मौजूदगी थी। आवासों की संरचना समाज की आर्थिक विषमता को दर्शाती है। कह सकते हैं हड़प्पावासी साज सज्जा का विशेष ध्यान देते थे। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। यहाँ से प्रसाधन मंजूषा मिली। चंदूह दड़ों में लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कह सकते हैं इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। यहाँ के लोग आपको मनोरंजन के लिए चौपड़ पासा खेलते थे। ठीक है, अगर आगे बात करें तो यह अंतर्दृष्टि और समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित था, जबकि आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार का भी प्रचलन था। ठीक है, यहाँ के लोग गणित, धातु निर्माण, माप तौल प्रणाली, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान आदि की जानकारी रखते थे। मजेदार है ना। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय, कम शांति प्रिय ज्यादा थे। यहाँ श्रमिकों की स्थिति का आकलन कर व्हीलर के दास प्रथा को स्वीकार किया है। श्रमिकों की स्थिति का आकलन कर व्हीलर ने दास प्रथा को स्वीकार किया है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन में हड़प्पाइयों के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है। चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्य व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि शासन व्यवस्था में भी वणिक अथवा व्यापारिक वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। ठीक है, नेक्स्ट व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोग शासन और मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन और उस धर्म की महत्ता थी। अब बात करेंगे हम आर्थिक जीवन की। आर्थिक जीवन में सिंधु सभ्यता उन्नति का प्रमुख कारण उन्नत कृषि, व्यापार, अंत इस काल में की अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि, अवशेष, पशुपालन, दस्तकारी दशा, समृद्धि, आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थी। संभव सभ्यता का व्यापार केवल सिंधु क्षेत्र के सीमित नहीं था, अपितु मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से भी व्यापार होता था। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल, रंगपुर, सुरकोटडा और प्रभास पाट आदि थे। हड़प्पा सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली, माप तौल की इकाई 16 के गुणक में होती थी। इस सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की खेती किया करते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। इसे सीडन का नाम दिया गया। यह लोग तरबूज, खरबूज, नारियल, अनार, नींबू, केला जैसे फलों को इससे भी परिचित थे। यहाँ का प्रमुख खाद्यान्न गेहूं और जौ ही था। आगे बात करें तो कृषि कार्य हेतु प्रस्तर पत्थर, कांसे के औजार का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता में
फावड़ा या फाल आदि नहीं मिला है। इंपॉर्टेंट है, फावड़ा या फाल नहीं मिला है। संभवतः ये लोग लकड़ी की हलों का प्रयोग करते थे। आगे बात करें तो संदैव नगरों में कृषि आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों से होती थी, इसलिए अन्नागार नदी के किनारे बनाए गए थे। कृषि की उन्नति के साथ पशुपालन का भी विकास हुआ। कृषि कार्यों और व्यापार तथा परिवहन से पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पशुओं में गोबर वाले बैल, भेड़, बकरी, हाथी जैसे गाय, गधे, सुअर, कुत्ते आदि होने का भी अनुमान है। गुजरात के निवासी अक्सर हाथी पालते थे। क्या पालते थे? हाथी। अब हम बात करेंगे धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन देखें, संधव निवासी ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष और पशुओं के तीनों रूपों में करते थे। सभ्यता के लोग भूत, प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे। तबीजों के आधार पर जादू टोने में विश्वास करते थे। कुछ जगहों के मोहरे जैसे चंदोड़ों में बलि प्रथा, दिश अंकित होने के आधार पर बलि प्रथा का भी अनुमान लगाया जाता है। ये लोग मात्र देवी, रुद्र देवता, पशुनाथ, लिंग योनि आदि की पूजा करते थे। इसके अलावा संदेहवासी वृक्ष, पशु, सांप, पक्षी इत्यादि की पूजा करते थे। विशाल स्नानागार का प्रयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान तथा सूर्य की पूजा होता होगा। कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य, प्राप्त अग्निकूट के साक्ष्य मिले हैं। के आधार पर कहा जा सकता है अग्नि और स्वातिष्ठ आदि की पूजा की जाती थी। स्वास्तिक और चक्र सूर्य की पूजा के प्रतीक। नेक्स्ट, संदेहवासी पुनर्जन्म विश्वास करते थे, इसलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार के 3 तरीके से प्रचलित थे: पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और कलश समाधान आदि। नेक्स्ट, इनके धार्मिक दृष्टि के आधार पर अलौकिक और व्यवहारिक अधिक मूर्ति पूजा का आरंभ संबद्ध संस्था में होता था। हड़प्पा से प्राप्त एक मृण मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकला दिखाई गया, जो उर्वरता देवी का प्रतीक माना जा सकता है। अब हम बात करेंगे सभ्यता, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण में देखें तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति की तरह इसे एक पतन के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं। इस सभ्यता को प्राचीन अवशेषों से अध्ययन से यह पता चलता है कि अपने अंतिम समय में यह पतनोन्मुख रही है। अतः द्वितीय सहस्त्र ईस्वी के मध्य इस सभ्यता का पूर्णतः विनाश हो गया। इस सभ्यता का क्रमिक पतन भी हुआ और नगरीय सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता में पहुंच गई। ऐसे की बात। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखेंगे पतन से संबंधित विद्वानों का मत क्या है। पतन से संबंधित विद्वानों की राय क्या है। विद्वान पतन के कारण गॉर्डन चाइल्ड व्हीलर ने कहे हैं कि बाह और आर्यों के आक्रमण के कारण पतन हुआ, और जनरल मार्शल अर्नेस्ट मौके वे एसा राव ने यह कहते हैं कि बाढ़ के कारण हुआ है इसका सिंधु घाटी पतन। और राइटर हैं आरएल स्टेइन अमलांद घोष ने जलवायु परिवर्तन का कारण बताया है। ये कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। आर साहनी जी कहते हैं पुरातत्विक परिवर्तन और जल प्लावन के कारण हुआ है। और जॉन मार्शल कहते हैं प्रशासनिक शिथिलता के कारण। आर कनेडी कहे हैं
प्राकृतिक आपदा मलेरिया महामारी के मतलब महामारी के कारण पतन हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं सिंधु सभ्यता की देन। सिंधु सभ्यता में प्रचलित अनेक चीजें ऐतिहासिक काल में भी निरंतर रही हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं: दशमलव पद्धति पर आधारित माप तौल, नगर नियोजन, सड़कें और नालियां की व्यवस्था, बहुदेववाद प्रचलन, माता देवी की पूजा, प्रकृति की पूजा, शिव की पूजा, लिंग योनि की पूजा, योग का प्रचलन, जल का धार्मिक महत्व और स्वाशिष्ट चक्र आदि के प्रतीक के रूप में ताबीज ये सब देखे गए हैं। तंत्र मंत्र का प्रयोग भी और आभूषणों का प्रयोग, बहुफसली कृषि व्यवस्था, अग्नि पूजा यज्ञ, मोहरों का उपयोग और नेक्स्ट बैलगाड़ी, आंतरिक और बाह्य व्यापार आदि था। सिंधु सभ्यता एक प्रमुख देन नगरीय नियोजन क्षेत्र में है। पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात इसी सभ्यता में हुआ है। सिंधु सभ्यता एक प्रमुख देन नगरीय जीवन के क्षेत्र में है। पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात इस सभ्यता में हुआ। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने सिंधु सभ्यता को पूरे डिटेल देखा। अब हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन यूपीएससी पीसीएस एग्जाम में। चलिए देखें। ये क्वेश्चन आप डिस्कस कर लेते। ठीक है, यह बेस्ट क्वेश्चन है। आप दृष्टि आईएएस का क्यू बुक को फॉलो कर सकते हैं। यह क्वेश्चन है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में हमने पूरे डिटेल देखा। आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, अन्य चुनौतियां और यहाँ तक कि इसके पतन के बारे में ही देखा। तो हमारे एग्जाम्स के दृष्टि से अगर यह वीडियो पे सिर्फ देख लेते हैं तो परिपूर्ण होगा। इसी से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन आप लगा सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। इसीलिए अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।